हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अहमद काज़मी, लेकर आया हूं आपका पसंदीदा कार्यक्रम आपके रूबरू। इस कार्यक्रम में हम आपको कुछ जानकार लोगों से मिलवाते हैं। मीडिया स्टार वर्ल्ड लगातार आपको इजराइल फिलिस्तीन जंग की कवरेज अपडेट्स पहुंचा रहा है और कुछ जानकार लोगों से मुलाकात भी करा रहा है। इसका मकसद ये है कि खबरें हर एंगल से आपके सामने होनी चाहिए ताकि आपको ये अंदाज हो कि किस तरफ जंग का क्या रुख है। अभी जो ताजा खबरें हैं वो ये कि अमेरिका ने यूनाइटेड नेशंस में एक रेजोल्यूशन जो यूएई ने पेश किया था उसको उन्होंने अपोज किया है, जो ह्यूमैनिटेरियन सीज फायर की मांग की गई थी। उसके अलावा न सिर्फ उसकी मुखालिफत की है, इजराइल को और तोपों के गोले दिए जा रहे हैं, एम्यूनिशन दिया जा रहा है अमेरिका के जरिए। आखिर यह जंग किस तरफ जाएगी, कैसे होगा? क्या वाशिंगटन में फैसला हो रहा है? क्या तेल अवीव अब उनके फैसले के हिसाब से चल रहा है, या अमेरिका को मजबूर होकर के इजराइल का साथ देना पड़ रहा है? क्या कुछ है, ये सब जानने के लिए मेरे साथ खास मेहमान है सीनियर जर्नलिस्ट शेख मंजूर साहब। मंजूर साहब, बताइए कि आप जंग को 2 महीने हो चुके, अब यह सूरत हाल है कि अमेरिका जंग को नहीं रुकने देना चाह रहा है, इजराइल भी जंग को रोकने की बात नहीं कर रहा है। अब आपको क्या लगता है किस तरफ जा रही है जंग? देखिए, ये जंग पहले लग रहा था ये इज़राइल और हमास के दरमियान है, लेकिन पिछले कई हफ्तों से अब ये साफ नजर रहा है कि इसमें इट इज बिटवीन अमेरिका, यूनाइटेड स्टेट्स वर्सेस हमास। क्योंकि जिस तरीके से अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन इजराइल को मदद कर रही है, चाहे वो पॉलिटिकली वो विटो कर रही है, जो भी रेजोल्यूशन यूनाइटेड नेशन या किसी और इदारे में आ रहा है उसको विटो कर रहा है, या उनको साजो सामान मिलिट्री फौजी इक्विपमेंट दे रहा है, इस जंग को मजीद तौसी करने के लिए भी दे रहा है और उसको बढ़ाने के लिए। अगर आपको पता है, पहले इजराइल ने सिर्फ फलस्तीनियंस को कहा था कि वो नॉर्थ गाजा जो है इस हिस्से को खाली कर दो, ताकि साउथ गाजा एक सेफ जोन के तौर पर रहेगा। लेकिन जब उन्होंने नॉर्थ गाजा को क्लियर किया तो और 7 दिन का जो पास इसमें आया, तो उसके बाद अंधाधुंध तरीके से उन्होंने खान यूनिस और दूसरे जो इलाके हैं वहां पर ही उनको जबरदस्त बमबारी की, तबाही की, बच्चों और औरतों के अलावा जो बूढ़े लोग हैं उनको भी नहीं बख्शा। और अब सारे तकरीबन जो 20-22 लाख फलस्तीनियन वहां, वो 10 किलोमीटर के स्ट्रिप में सिमट गए हैं। वो एक लग रहा है, आज किसी पेपर ने लिखा है, ये नाजी कैंप जैसे बन गए हैं वहां पर। उनके लिए न खुराक है, न मेडिकल फैसिलिटीज है, एजुकेशन की बात ही नहीं है, और ठंड है, और वो आसमान, खुले आसमान के नीचे रह रहे हैं। आज ही वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने एक रिपोर्ट में कहा कि 10 में से 9 फलस्तीनी जो है वो उनको खुराक नहीं मिल रही है। ये हालत है, और बेबसी का ये आलम है। इस्लामिक वर्ल्ड को तो छोड़िए, वो तो कुछ कर ही नहीं सकता है। उन्होंने अपने हथियार तो डाल ही दिए हैं और वो अपने कामों में मगन हो गए हैं। अब इसमें किस तरीके से अमेरिका, जो अपने आप को ह्यूमन राइट्स का अलमबरदार कह रहा था, वो किस तरीके से इन नहते बच्चों को, औरतों को टारगेट बना रहा है, यहां तक कि आए दिन नए बॉम्ब सप्लाई कर रहा है ताकि इजराइल वहां पर अपनी बमबारी जारी रखे। ये अब इसमें इजराइल का इतना रोल नहीं है, सिर्फ वो फुट सोल्जर्स है, अमेरिकन टेक्नीशियंस, डिफेंस एक्सपर्ट्स। हालांकि आज भी एक ये जो फॉर्मर इंटेलिजेंस ऑफिसर है इजराइल के, उसने ये क्लियरली कहा है कि हम इसको एलिमिनेट नहीं कर सकते हैं। मैं ये उसी भी पर आ रहा था शेख साहब। जिस तरह से आपने बताया कि ये जंग अब अमेरिका और हमास के बीच में नजर आ रही है और इजराइल फुट सोल्जर है, असल मकसद शुरू में जो सामने आया था, वो डिबेट में आया था कि इजराइल ये चाहता था कि पूरा गजा फिलिस्तीनियों से खाली हो जाए और ये इनके कब्जे में आ जाए, ये लोग मिस्र में या जॉर्डन में चले जाएं। तो क्या अब भी
अमेरिका ये नहीं समझ पा रहा है कि जमीनी जंग में जो मुश्किल इजराइल को आ रही है, चूंकि सैकड़ों की तादाद में टैंक तबाह हो चुके हैं, क्या अब भी अमेरिका ये समझ रहा है कि यहां से फिलिस्तीनियों को पूरी तरह से खाली कराया जा सकता है? इसकी पॉसिबिलिटी है? क्या है? क्या देखिए ग्राउंड देखिए को नहीं पढ़ पा रहा है अमेरिका? बिगिनिंग में हमें लग रहा था अमेरिकन इसकी अपोजिशन कर रहा है, जब इजराइल के प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि जो गाजा में रहने वाले हैं उनको सनाई डेजर्ट में शिफ्ट किया जाए, उसकी ओपनली अपोजिशन भी की है। अभी भी ये कर रहे हैं, लेकिन मेरे ख्याल में ये सिर्फ एक पब्लिक पोस्चर है। वो भी यही चाहते हैं, क्योंकि जब उनको धकेला जा रहा है, राफा बॉर्डर की तरफ धकेला जा रहा है, था वो भी ये चाहते हैं ये यहां से निकले, इसको खाली करे, इसको इजराइल के हवाले किया जाए। इस वक्त अमेरिका बड़ी डुप्लिसिटी है इसकी पॉलिसी में। पॉलिटिकली वो बहुत चीजें कहता है, इजराइल को कहता है कि आप जो है, जो इनोसेंट लोग हैं, जो कॉमन सिविलियन हैं, इनको टारगेट नहीं बनाए। लेकिन जो हमें नजर आ रहा है पिछले 2 महीनों के अंदर, सिविलियन ही सबसे ज्यादा विक्टिम हो बन रहे हैं इस जंग के। इतना उनको, अगर इतना जो है इजराइल की माइट सपोर्टेड बाय स्ट्रॉन्ग डिफेंस सपोर्ट बाय यूएस एंड अदर्स, तो अभी भी वो पूरी तरीके से एलिमिनेट नहीं कर सका हम्स को, या जो दूसरे ग्रुप से वहां पर इस्लामिक जिहाद है या दूसरे ग्रुप से वहां पर। आज भी जो वहां पर कमांडर है हमास का, उसने क्लियरली कहा है हम इजीली नहीं देंगे, सरेंडर करेंगे, हम स्टेप बाय स्टेप इनकी रेजिस्टेंस करेंगे। लेकिन ये अमेरिका को लग रहा है इसके लिए डूअर, यानी कि इनको खत्म करने, वो भी इस पर अब राजी है कि हम इसको खत्म ही करके रखे, चाहे उसके लिए जो 22 या 23 लाख फलस्तीनियंस गाजा में हैं उनको सनाई डेजर्ट में धकेलना भी पड़े। उनको परवाह नहीं है इजिप्ट की, जॉर्डन की या दूसरे कंट्रीज की। वो उन्हीं की कठपुतलियां हैं, वो उन्हीं के रहम करम से वहां पर रहे हैं पावर में। वो उनको एक, आप जैसे पहले भी हम कह रहे थे, एक दम की देंगे तो वो क्या कर सकते, वो तो रेजिस्ट कर सकते हैं। या तो उनको भी इस हालत में इनको एक फर्म स्टैंड लेना चाहिए था, लेकिन नहीं लेते हैं सिर्फ। अच्छा अच्छा अच्छा, शुरुआत में जब जंग शुरू हुई थी तो जैक सुलिवन मिस्र गए थे, और सीआईए के जो डायरेक्टर हैं वो उनकी भी खबर थी कि उन्होंने मिस्र से कहा है कि पोस्ट वॉर जब हमास नहीं रहेगा तब इसकी हुकूमत आप गाजा की चलाएंगे। उन्होंने इनकार कर दिया था कि हमास को वहां से हटाने वाले किसी भी काम में हम आपका साथ नहीं दे सकते। तो ऐसी हालत में क्या जो लोग जो बाइडेन से मिलने से इनकार कर सकते हैं, मुलाकात से इनकार कर सकते हैं, क्या आपको नहीं लगता कि पब्लिक के दबाव में आकर के शायद वो फिलिस्तीनियों को भी कबूल ना करने पर उसी मजबूती से डटे रहे? देखिए, अगर आप देखिए, ये हुकूमतें हमेशा ये पब्लिक के नुमाइंदे नहीं रहे हैं। ये गवर्नमेंटें ऐसी ही आई है और पैट्रनेज हमेशा इनको वेस्ट की रही है। दूसरी बात, एक स्टैंड लिया था उस वक्त कि उन्होंने उन्होंने कहा था हम ये नहीं करेंगे। उस वक्त भी अमेरिका ने ये कहा था, जब इजराइल ने ये बात कही कि हम गाजा का कंट्रोल खुद संभालना चाहते हैं, तो उस वक्त भी फलस्तीनियन, इजिप्ट और दूसरे कंट्रीज ने कहा, अमेरिका, यहां तक कि अमेरिका ने कहा ऐसी गलती मत कीजिए। लेकिन मुझे अब लगता है अमेरिका इज टोइंग लाइन ऑफ इजराइल इन दिस रिगार्ड, और इसके लिए वो इजिप्ट या दूसरे लोगों को भी प्रेशराइज कर रहा है। इस मसले पर कई हफ्तों से न इजराइल, न इजिप्ट, न जॉर्डन, न सऊदी अरब कोई बात कर रहा है। सिर्फ यही उनकी सिर्फ एक ही डिमांड है कि जंग बंदी की जाए, परमानेंट जंग बंदी की जाए। बियॉन्ड दैट न वो खुद कोई स्टेप उठाते हैं, न किसी दूसरे चीज के बारे में अपना स्टैंड क्लियर कर रहे हैं। अच्छा, ये ऐसी 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 हालत में फिलिस्तीनी किससे उम्मीद करे, क्या करे आखिर कि वो अपने मुल्क को जो आजाद करने की जो उनकी तमन्ना है, ख्वाहिश है, जिसके लिए वो कुर्बानियां दे रहे हैं, आपको क्या लगता है कि क्या वो किसी कामयाबी की तरफ जा रहे हैं? क्योंकि जिस तरह से हूथियों की तरफ से
हमले हो रहे हैं, जिस तरह से सीरिया और इराक में अमेरिकी फौजी ठिकानों पर हमले हो रहे हैं, जिस तरह से लेबनान की तरफ से हमले हो रहे हैं, आपको अब बैलेंस ऑफ पावर जिसे कहना चाहिए या जंग की जो सूरत हाल है वो किस तरफ बढ़ती हुई नजर आ रही है? क्योंकि ये बहुत ही क्रूशल टाइम है। लोग समझना चाहते हैं कि आखिर 2 महीने जंग के बाद में अब किस हालत में है, कौन मजबूत है, कौन कमजोर है? देखिए, रशियन प्रेसिडेंट जो रिसेंटली जिसने गल्फ का दौरा किया, उसका कल ही स्टेटमेंट आया। उसने कहा अमेरिका का इन्फ्लुएंस इस रीजन में खत्म हो रहा है। ये इनका ओपनली स्टेटमेंट है। दूसरी बात, ये पहले से ही क्लियर था कि ईरान, टर्की और जो किसी हद तक जो कतर है, यही हमस को सस्टेन करते थे, सपोर्ट कर रहे थे। बाकी अरब कंट्रीज जो थे इसके खिलाफ रहे हैं, हमेशा रहे हैं। और अगर इस वक्त जो 7 अक्टूबर का हमस ने ये उनके सपोर्ट जो उन्होंने उनको मॉरल, पॉलिटिकल या मटेरियल सपोर्ट दिया है, इसकी वजह से हमस उस हमले को करने में कामयाब हुआ है, उनके बगैर नहीं था। और आज भी यही कंट्रीज जो है जो इसको मॉरली, पॉलिटिकली और मटेरियल सपोर्ट भी दे रहे हैं। लेकिन चूंकि ये जंग की हालत है, इसमें वो दूसरे कंट्रीज डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं होना चाहते हैं। क्योंकि अगर जंग का दायरा बढ़ गया तो सारा खिता इसके लपेट में आ जाएगा, जो तबाही होगी। ऑलरेडी बहुत सारी कंट्रीज, चाहे वो अरब स्प्रिंग था, उसके पहले जो उसको टॉपल की गई गवर्नमेंट है, वहां की इकोनॉमी, वहां के लोगों की बर्बादी हुई है, तबाही हुई है। सीरिया, लेबनान को अपने मुश्किलात है, इकोनॉमिक मुश्किलात है, इराक तबाह हो गया या दूसरे कंट्रीज तबाह हो गए हैं। वो डायरेक्टली इसमें इंटरवीन करना नहीं चाहते हैं। लेकिन एक बात सही है कि यही कंट्रीज हमेशा इसके सपोर्ट में आए हैं और उन्होंने हमेशा हमस को बचाने के, चाहे हमस के जो सीनियर लीडरशिप है, या वो कतार में है, या वो टर्की में है, या वो दौरा कर रहे हैं, ईरान का दौरा कर रहे हैं। दूसरे कंट्रीज नहीं जाते हैं, वो अभी भी नहीं जाते हैं। लेकिन इसका ये पॉजिटिव हो सकता है, कुछ और कंट्रीज हो जो माइल हो गए होंगे कि इस वक्त इस क्रूशल स्टेज पे हमस को मॉरल सपोर्ट देना जरूरी बन गया है। लेकिन अमेरिका और इसको पता है, ये पता चल गया कि 2 महीने में उन्होंने टेस्ट किया है कि जो भी कंट्रीज ऑफ द रीजन है वो इस हालत में नहीं है वो अमेरिका या इजराइल को कन्फ्रंट कर सके। उनको ये अच्छा क्लियर मैसेज। अच्छा, ईरान की तरफ से काफी उम्मीद अफजा किस्म के बयानात आ रहे हैं। उसमें यह कहा जा रहा है कि गाजा क्राइम्स रिवील डिसइंटीग्रेशन ऑफ डिफीटेड ड्रैंग्ड इजरायली रजीम। ये ईरान के कमांडर का बयान है। और क्या क्या जो पुरुम्मीद बातें ईरान की तरफ से आ रही हैं, जिसमें इजराइल का खात्मा, इजराइल की कमजोरी, हमास के जीतने की खबर, ये इसको क्या, किस तरह से हमारे दर्शक कैसे समझें? क्योंकि कभी कभी नाउमीदी, मायूसी सी होती है, कभी कभी ऐसा लगता है कि नहीं, मजबूती से लड़ाई हो रही है। देखिए, वार में कुछ चीजें ऐसी होती है जो आपको मॉरल बूस्टिंग के लिए भी जरूरत है, लेकिन इसके साथ साथ एक और चीज हमें इसकी तरफ भी ध्यान देना चाहिए। जब अमेरिका कंटिन्यूसली फॉर 2 मंथ्स इजराइल को डिफेंस इक्विपमेंट, खासकर बॉम्ब सप्लाई कर रहा है, ये एक इंडिकेशन है कि कहीं ना कहीं इजरायली फोर्सेस में वीकनेस आई है। क्योंकि अब्रप्टली, इमिडिएटली उनको सामान भेजना है। यूजुअली जो डिफेंस पैक्ट्स होते हैं वो लॉन्ग टर्म होते हैं, उनको 6 महीने, 1 साल के बाद उसकी, ये इमिडिएटली एयरक्राफ्ट के जरिए जल्द जल्द इनको सप्लाई कर रहे हैं ताकि वो इसका इस्तेमाल करें। ये एक लग रहा है कि कहीं ना कहीं इजराइल फोर्सेस एग्जॉस्ट हो गए हैं, उनका जो डिफेंस इक्विपमेंट वो इतना अब खत्म भी हुआ होगा किसी हद तक, और उसको बैकअप के लिए ये अमेरिका ये सप्लाई कर रहा है। ये किसी हद तक जो ईरान का जो स्टेटमेंट है वो किसी हद तक सही भी साबित हो रहा है। और यहाँ ये भी एक चीज है कि अगर इतना है, अब 2 महीने भी हो गए ना,
2 महीने वार के हुए। जो टॉप लीडरशिप है जो उसको ये कह रहे थे, जैसे 4 आदमी ये कह रहे थे इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, 2 तो कहते हैं वो तो सिर्फ गाजा में ही मौजूद है, अभी उनको पकड़ नहीं सकते हैं। रेजिस्टेंस जैसे ये लोग तो नहीं दे रहा है, इंटरनेशनल मीडिया इतने खबरें नहीं दे, जो जो दूसरे साइड से खबरें आती है, टैंकों भी जाया होते हैं, सोल्जर्स भी कभी कभी इजरायली डिफेंस स्पोक्स पर्सन ये एक्सेप्ट करता है कि हमारी कैजुअलिटीज भी हो रही है, और फाइट जो है मैन टू मैन फाइट चल रही है, कई जगह पर ऐसा भी हो अच्छा रहा है। अच्छा, एक चीज मैं आपको याद दिलाना चाह रहा हूं कि पिछले एक हफ्ते के अंदर नेतन्याहू ने जो हमास की जो गाजा में लीडरशिप जो सबसे इंपॉर्टेंट है, याह्या सिनवर का उसका वही नाम कहते हैं ना ब्रेन बहन। हाँ, बार बार उसका नाम ले रहे हैं। और याह्या सिनवर वही आदमी है, मैं आपको याद दिलाऊं अपने दर्शकों को, जो जेल रहा है। मई 2021 जंग के दौरान उसको मारने की धमकी दी गई थी, तो वो अपने ऑफिस से घर तक सड़क पर पैदल चला था, चैलेंज करते हुए इजराइल को कि अगर उसकी हिम्मत है तो मुझे मार के दिखाए। वो उस वक्त इजराइल कुछ नहीं कर सका। अब क्या आपको लगता है याह्या सिनवर, जिसको ये बहुत ही हार्ड नट मुश्किल टारगेट ये समझ रहे हैं, क्या आपको लगता है कि क्या कोई कामयाबी इजराइल को मिल पाएगी? अभी तक कोई डेड बॉडी हमास के किसी कमांडर की ये लोग नहीं दिखा सके हैं, कोई फोटो नहीं आया अभी तक। देखिए अभी कल ही शायद कल या परसों याह्या सिनवर का स्टेटमेंट आया है, उसने कहा हम इजीली इनको हम सरेंडर नहीं करेंगे, हम रेजिस्टेंस देंगे। इस मुकाम पर जब ये एक जो वेस्टर्न मीडिया पिक्चर दे रहा है कि वो एडवांस भी कर रहे हैं, साउथ गाजा में भी ये कर रहे हैं, इसके बावजूद अगर उसने ये स्टेटमेंट दिया है और वही कहते हैं ये ब्रेन बिहाइंड दिस जो अटैक था वही था, या मोहम्मद देफ जो दूसरे बारे में जिसके बारे में ये कहा जाता है, इसका मतलब है कहीं यहां तक एक रिपोर्ट था कि इजराइल उन सुरंगों में पानी डालना चाहता है जो हमस ने अंडरग्राउंड सुरंग बनाए हैं, ताकि उनको वहां पर डिमोबिलाइज करे या उनको मार सके। लेकिन इन्हें पता है कि वो इजीली इतनी बॉम्बिंग करके, पहले तो ये होता था कि आइसोलेशन में कर सिर्फ उन्हीं टारगेट्स बनाते थे जो हमस के हाइड आउट्स थे या वो होते, ऐसा नहीं, इन्होंने ओवरऑल बॉम्बिंग की। इस इससे लगता था शायद वो इसको जल्द अज जल्द खत्म करे, लेकिन ऐसा भी नहीं होता है। वो सिचुएशन भी इजराइल के हक में नहीं है, और ये जो सप्लाई आ रही है ये दिखा रही है कि वो भी उनका भी किसी हद तक वो भी टायर्ड हो गए या वो भी एग्जॉस्ट हो गए हैं, वो भी इसको कन्फ्रंट नहीं कर सकते हैं। और अब यही हम कहते हैं ये अमेरिका उनको शाई दे रहा है कि वो उनके लिए आर्म्स एम्युनिशन जो कुछ भी है, बॉम्ब, हाई सोफिस्टिकेटेड बॉम्ब्स है जिससे तबाही भी हो सकती है, वो दे, लेकिन आप लड़ाई करो। हाँ, एक सवाल इसमें यह है कि एक तरफ तो इजराइल, अमेरिका और सारी वो ताकतें जो अपने आप को दुनिया की सबसे बड़ी ताकत मानती हैं, वो सारी हुकूमतें, दूसरी तरफ हमास जो एक छोटे से हिस्से की सरकार, और जिस सरकार को ये सारे मुल्क मानते भी नहीं, इलेक्शन होकर के जीतने वाली सरकार, और 16 साल से घेरा हुआ है उसको, कोई रास्ता खुला हुआ नहीं है। ये किस तरह से लड़ पा रहे हैं, किस तरह से इनको इतना, जिसे कहते हैं नाको चने चबाना, तकरीबन ऐसी हालत इन सारे मुल्कों की कर दी, अमेरिका और इजराइल समेत। क्या कौन सी वो ताकत हो सकती है जिसकी वजह से ये इतने, अगर 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 हाँ जी जी, मैं कह रहा हूं अगर ये 2 महीने की जंग लड़ सकते हैं और उसके बाद भी कह रहे हैं कि हम रेजिस्टेंस जारी रखेंगे, वो ताकत कहां से आ रही है? देखिए अगर आपको पता है ये जंग भी अजीब जंग, इट इज नॉट अ नॉर्मल वॉर। जैसे ट्रेडिशनल वॉर में एक दूसरे की आर्मीज होती है, वहां से भी टैंक्स होते हैं, यहाँ से भी जो एयर पावर जो होता है वो एक ऐसा है। ये बड़ा यूनिक जो हमला हमस ने किया, इट इज यूनिक इन द हिस्ट्री ऑफ वर्ल्ड वॉर्स। वो पहले एक ही है। दूसरी बात, उनको ये पता था
ये नहीं कि उन्होंने जस्ट आउट ऑफ ब्लू ये किया है, उनको पता था इसकी रिएक्शन होगी, उसके लिए उनको भारी कीमत भी चुकानी पड़ेगी। दे वर मेंटली प्रिपेयर्ड फॉर इट। हालांकि जिस तरीके से कैजुअलिटी हुई खासकर सिविलियन की, उसका अंदाजा शायद उनको भी नहीं था कि इतना चलेगा, लेकिन उनके लिए मेंटली प्रिपेयर्ड थे टू फेस इजरायली आर्मी। उसके लिए उन्होंने पूरी तैयारी की थी। वो जो है, ये ऐसा नहीं है, वो उनको अभी कल ही एक रिपोर्ट आया कि कहीं जब जाते हैं इजरायली सोल्जर्स किसी इलाके में, जो ऑल ऑफ अ सडन हमस के जो है कमांडोज इनके सामने आते हैं, उनके साथ फायरिंग करते हैं, उसमें वो भी कुछ शहीद होते हैं, इनको भी मारते हैं। ये सडन अटैक्स होते हैं, इस छोटे से इलाके में सडन अटैक्स हो रहे हैं। कभी वो बंकर से निकलते हैं, कभी ऊपर से फायरिंग करते हैं, कभी लोगों में से निकलते हैं, और ये अनएक्सपेक्टेड, ऑल जो ट्रेडिशनल वेज ऑफ फाइटिंग जो है नहीं इसमें। इसलिए इनको कदम कदम पर, हर मरहले पर उनको सिर्फ रेजिस्टेंस का ये। वरना अगर आप देखेंगे जो 67 और 73 वार, एक तो एक हफ्ते में खत्म हो, अच्छा, जिसमें आपने कहा कि बिल्कुल अलग किस्म की जंग है। मुझे 2 दिन पहले का एक वाकया याद आ रहा है। हमास का बयान आया कि एक इजरायली कैप्टिव को छुड़ाने की कोशिश की जा रही थी। उस बीच में उनका हमास का कोई एक जवान एक एम्बुलेंस के में बीच में गुजरता है, बिल्कुल ह्यूमन सपोर्ट वाले उसमें, और उसमें जाते हुए वो हमला करता है अचानक, और इजरायली उसको छुड़ा नहीं पा रहे। तो ये बिल्कुल अलग किस्म की वार। मुझे 2008 वाली वार भी याद आ रही है। उस वक्त भी इजरायली फौजियों ने कहा था कि हमें जो ट्रेनिंग दी जाती है वो इस तरह की जंग की नहीं दी जाती कि एक जगह से कोई हमला करता है, वो फिर अचानक कहीं दूसरी जगह गायब हो जाता है। तो ये इसे गोरिल्ला वार कहा जाए, इसे कौन सी जंग कहा जाए, आपका जो तजुर्बा है पत्रकारिता आपने की है इतने लंबे अरसे तक, आप इसको किस कैटेगरी में रखेंगे? देखिए, एक किस्म का ये गुरेला वार है, बट जो गुरेला वार है इससे भी थोड़ा डिफरेंट है। क्योंकि गुरेला वार में आप जंगलों में छुप जाते हैं, आप दूसरी जगह पर जाते हैं, या हाइड आउट्स जो होते हैं, वास्ट टेरिटरी होती है। यहाँ पर एक छोटा सा इलाका है, और विद इन दैट इलाका उन्होंने इसीलिए नए तरीके इस्तेमाल, चाहे वो बंकर इस्तेमाल किए। एक टनल यहाँ होती है, उससे कुछ नहीं है, इसका कोई कनेक्शन दूसरी जगह होता है, उसका आउटलेट वो जहाँ से उनको ख्वाब ख्याल में भी उसके बारे में नहीं सोचते। ये एक नई है, इसलिए इस जंग में जैसे मैंने कहा ना, 73 वार 6 दिनों के अंदर, और उस दौरान सारे जो है, चाहे गोलान हाइट्स या 67 वार गोलान हाइट्स, वेस्ट बैंक, जेरूसलम, सेनाई सारा गया है, क्योंकि उसमें वह कवर फिर करना था। जब अपोजिशन की जो आर्मी थी वो डिफीट हो गई, फिर वो टैंक रोल हो गए उस इलाके में, रोल अप। यहाँ जो है, यहाँ कदम कदम पर जो वो तकरीबन 10 फीट वो आगे जाए तो 10 फीट पर उनको दूसरी रेजिस्टेंस चाहिए। ये नहीं इसमें एक खत्म हो गई, दूसरे का उनका पता ही नहीं है, सरप्राइज क्या हो गया अटैक के लिए। इसीलिए कैजुअलिटीज भी है, ह्यूमन लॉस भी बहुत है। इसीलिए जो है इजरायली आर्मी को बहुत नुकसान उठाना पड़ता है इस वजह से। और इसके अलावा आप देखिए कि 65 दिन हुए, 65 दिन हुए बाहर का। इट इज नॉट एन इजी थिंग कि सारी इजराइल की सारी फौज जो है, 3 लाख से ज्यादा जो फौज है, एक छोटे से इलाके को कैप्चर करने के लिए वो जद्दोजहद कर रहे हैं, वो अभी भी इसी में लगे हैं। अच्छा, मैं अब जानना चाहता हूं, जो जंग के फैलने का खदशा जाहिर किया जा रहा है, ईरान ने भी कहा, शायद सऊदी अरब ने भी कहा, मुख्तलिफ तरीके से ये कहा गया कि अगर गाजा पर बमबारी होती रहेगी तो ये जंग फैलेगी। अब ये जंग फैलने का जो सबसे बड़ा कम से कम 2 बड़े फ्रंट हैं, जिसमें एक तो हिजबुल्लाह की तरफ से, दूसरे हूथी की तरफ से। हूथी जो बाकायदा उन्होंने साफ साफ कह दिया है कि अगर गाजा में खाने पीने का सामान नहीं पहुंचेगा तो हम बाबल मंदब से जहाज नहीं गुजरने देंगे इजराइल को जाने आने वाले। तो ये बिल्कुल, और अमेरिका को जिस तरह से सीरिया और इराक में हमलों का सामना है वो अपनी जगह।
तो ऐसी हालत में क्या होगा, कहां जाएंगे? ये देखिए, बाबुल मंदब बहुत अहम है। बाबुल मंदब एक तरफ देखिए, इसमें हिजबुल्लाह से ज्यादा हौतीज का ज्यादा, क्योंकि वो जो है वो भी इसी किस्म का वार लड़ रहे हैं। अगर आपने देखा यमन में, उन्होंने वो भी एक रेगुलर आर्मी नहीं थी, वो हौतीज नहीं थे, वो ये थे एक मलेशिया जैसा था जो उसने लड़ा। तो और उन्होंने कई रेगुलर आर्मीज के खिलाफ कन्फ्रंट किया, फेस किया, और उनको डिफीट भी दी, कई फ्रंटों पर डिफीट दी। और दूसरी बात जो है, दे आर, वो कहते हैं बैटल हार्डन पीपल है, वो जानते हैं कैसे लड़ना है। और खासकर जो इनका जो सी रूट है, वो हमेशा बहुत फॉर अ लॉन्ग पीरियड वो दिक्कतें पैदा कर सकती है। जैसे हाईजैकिंग उसको करेंगे, जो जहाज वहां से गुजर रहे हैं उनको वो सीज कर रहे हैं, उनको जो उनके जो क्रू है उसको पकड़ते हैं। जैसे वो पहले जो थे ना, सोमालिया के जो समंदरी कज़ाक हुआ करते थे, वो जो है वो इसमें ट्रेंड है। इसलिए ऑलरेडी अगर आपने देखा, अमेरिका ने अपना नेवल प्रेजेंस इस एरिया में बहुत बढ़ाया है, ताकि उनके जो जहाज है या इजराइल के जहाज है उनको नेविगेशन में कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं होगी। डिस्पाइट दैट, अगर उन पर आए दिन हमले होते रहेंगे तो इट विल क्रिएट, उसमें सबसे ज्यादा है, इसमें बड़ी प्रॉब्लम, सीरियस सिक्योरिटी प्रॉब्लम्स पैदा हो जाएंगे। वो आसानी से नहीं, लोग घबराते हैं, कंट्रीज घबराते हैं, बड़ी कंपनीज जो है वो हरासा कर, इसके बहुत सारा ये लेते हैं कि उस कंट्री के साथ ना डील कराया जाए जिनके जहाजों को टारगेट बनाया जा रहा है। इसलिए वो एक बड़ा चैलेंज है। इसके अलावा हिजबुल्लाह रहा है, पहले भी रहा है, उसने उसने कन्फ्रंट भी किया है इजरायली फोर्सेस के साथ, कई बार किया है। और इनको पता है एक वो स्ट्रांग फोर्स है लबनान में, उसके बगैर लबनान की सिक्योरिटी कुछ नहीं है। अच्छा, अब आपको क्या लगता है जंग, फिर एक आपका क्या अंदाजा, जंग कितनी अभी चलेगी? कतर से खबरें आ रही हैं कि जंग बंदी की बातचीत चल रही है, लेकिन अमेरिका और इजराइल की तरफ से अभी कोई ऐसे इशारे नहीं मिल रहे। आपको क्या क्या महसूस होता है, क्या जंग कितनी और चलेगी? देखिए, जब तक अमेरिका ओपनली और कुछ वेस्टर्न कंट्रीज जो क्लैंडस्टाइनली इसको सपोर्ट करेंगे, क्योंकि वो टेस्ट, उन्होंने वाटर, वो जो है टेस्टिंग वाटर्स, उन्होंने देखा है वहां की कंट्रीज में, रीजन की कंट्रीज में बारिंग फ्यू जो है, चाहे वो एक किस्म का प्रॉब्लम है, हिजबुल्लाह प्रॉब्लम है या ईरान इनके लिए प्रॉब्लम है, दूसरे कंट्रीज बियॉन्ड एक पॉइंट नहीं जा सकते हैं। तो इनको ये समझ में आ गया बिगिनिंग में कि ये नहीं कर सकते, जो आज तक इन्होंने कोई ट्रेड सैंक्शन नहीं लगाई। अब इसके अलावा आपने देखा है अभी रिसेंटली इजरायली प्रेसिडेंट जो गया है, क्लाइमेट कॉन्फ्रेंस जो हो रही थी दुबई में, वो भी अटेंड की, वहां वो लोगों से भी मिला। वो इनको पता है ये ज्यादा एक टफ स्टैंड नहीं ले सकते हैं, अनलेस दे टेक दैट टफ स्टैंड। ये जंग आसानी से रुकने वाला नहीं है, उसके लिए इनको यूनाइटेडली और जॉइंटली वर्क करने की जरूरत है। और इनके लिए ये इस्लामिक वर्ल्ड के लिए बहुत बड़ा चैलेंज है। They will lose their credibility in the international community if they fail to protect the interests of Palestinian people at this time. यानी आप नतीजे के तौर पर आप ये कह रहे हैं कि अगर अरब मुल्कों का यही रुख रहा जैसा कि अब तक रहा है, तो ये जंग जल्दी रुकने वाली नहीं है। तकरीबन बिल्कुल इस नतीजे तक पहुंचा जा सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया शेख मंजूर साहब, आपने हमें वक्त दिया। मैं अपने दर्शकों को बताऊंगा कि शेख मंजूर साहब के बड़े तजर्बात हैं जिसकी बुनियाद पर वो बातें करते हैं और आप तक हम उनकी बात पहुंचाने की कोशिश करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। इसी के साथ मुझे इजाजत, धन्यवाद, शुक्रिया, जय भारत, जय हिंद। मीडिया स्टार वर्ल्ड के और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। और अगर हमारी खबर सच्ची और अच्छी लगे तो अपने व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर अकाउंट पर जरूर शेयर करें।